स्वागत है आपका अब तक के सबसे प्रिसाइज, सबसे कंसाइज और सबसे ब्रीफ वीडियो में पूरी नीट की सिचुएशन के ऊपर। क्या हो रहा है नीट में, क्या स्कैम है ये, स्कैम क्या कर रहे हैं लोग, क्या एनटीए कुछ स्कैम कर रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स के फ्यूचर की क्यों बात कर रहे हैं इतनी, क्या चीटिंग हुई थी, क्या है पूरा नीट का सच, इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मसला क्या है। नीट यूजी, नीट अंडर ग्रेजुएट एक एग्जाम है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं देश के सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए। और इस साल इसमें अपेरेंटली जब इसके रिजल्ट आए थे 4 जून को, जब इलेक्शन के भी रिजल्ट आए थे लोकसभा इलेक्शन के, तब ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत इरेगुलर से पैटर्न्स दिखे हैं और कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखे हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये इस साल का और एजुकेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। क्या है वो स्कैम? तो स्कैम की बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि नीट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए किसी भी स्टूडेंट के क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है एग्जाम देने के लिए। तो बेसिकली 4 प्रोसेस होता है इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है फॉर्म भरने का, फॉर्म फिलिंग। यानी कि अगर आपको एग्जाम लिखना तो उससे पहले ऑब्वियसली आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मुन्ना भाई MBBS में फॉर्म तो भरा ही होगा एटलीस्ट, भले एग्जाम किसी और ने दिया था, लेकिन फॉर्म भरना होगा कुल मिला के। दूसरा प्रोसेस है एग्जाम लिखना, जो कि आपको खुद जाके लिखना है। इन्विजिलेटर्स की प्रेजेंस में सेंटर एक आपको अलॉट होता है। दूसरा प्रोसेस ये एग्जाम का है। तीसरा प्रोसेस ऑब्वियसली रिजल्ट्स, एग्जाम में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपका कितना स्कोर आया, ये सब आपको रिजल्ट्स में पता चलता है। इसके बाद आता है काउंसलिंग यानी कि आपने जो मार्क्स स्कोर किए, आपकी जो परसेंटाइल आई है, उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब यूजुअली ऐसा रहता है कि टॉप 60 या 65 बच्चों को एम्स का जो बेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें स्कैम या घोटाला या एलिगेशंस क्या है। तो फॉर्म फिलिंग जो सबसे पहला प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का, अपेरेंटली तो ये जो फॉर्म भरने की विंडो होती है ये एक बार रीओपन होती है। यूजुअली ये पैटर्न है, ऑन एन एवरेज एक बार रीओपन होती है, एक हफ्ते के अंदर, जो आखिरी डेडलाइन होती है उसके एक हफ्ते के अंदर रीओपन होती है। और उसके बाद एक करेक्शन विंडो खुलती है ताकि जो अगर किसी एप्लीकेंट से कोई गलती हो गई हो तो वो फॉर्म दोबारा भर दे या कुछ उसमें करेक्शन कर दे, जैसे नाम, घर, पता, जो भी। इस साल क्या हुआ कि 9 मार्च लास्ट डे था अप्लाई करने का। 1 महीने बाद पता नहीं क्यों, 1 महीना कैसे लग गया ये सोचने में कि रीओपन करना चाहिए कि नहीं, लेकिन 1 महीने बाद ये विंडो फिर से खुली। और जब ये विंडो खुली तो इसे एक और दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी 9 अप्रैल को ये विंडो खुली। 10 अप्रैल के 10:50 PM तक आप फिर से अप्लाई कर सकते थे, जिसके बाद एक करेक्शन विंडो 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। अब यूजुअली क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर डेडलाइन ख़त्म होने के ये हो जाता है। इस साल 1 महीना लग गया। क्यों? ये स्कैम भी नहीं है, अगर चीटिंग नहीं है तो इतना डिस्कम्फर्ट क्यों? क्या ये प्रोसेस और स्मूथ हो सकता था? अब जो दूसरा एक चौंकाने वाला पॉइंट है वो है रिजल्ट्स का। इस साल नीट एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए तो उसमें 67 स्टूडेंट्स के 720 नंबर आए। ऑन एवरेज सिर्फ 3-4 लोग आते, इस बार 67 स्टूडेंट्स के 720 नंबर आए, यानी कि पूरे के पूरे। और ऐसा भी नहीं था कि इस साल का पेपर बहुत आसान था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस साल का पेपर एक्चुअली काफ़ी मुश्किल था कंपैरेटिवली। तो ये 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 कैसे आ गए, जिसमें से अपेरेंटली 6 स्टूडेंट्स तो एक ही सेंटर के। हरियाणा में झज्जर नाम के एक टाउन में एक ही सेंटर से 6 लोग 720 में से 720 ले आए। 6 लोग एक ही सेंटर से 720 में से 720 ऑन इन इंडिया लेवल। पहले के नीट एग्जाम्स में 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 720 ला पाए। तो कैसे 6 लोग एक ही सेंटर से, कैसे? एंड व्हाट्स इवन स्कैरी इसकी, जो ये 6 लोग लाए हैं 720 में से 720, इनका रोल नंबर भी अगल बगल है, यानी कि ये लोग एग्जाम देने भी एक साथ बैठे होंगे, इन्होंने फॉर्म भी एक साथ ही भरा होगा। ये इतना कोइंसिडेंस कैसे? दोस्तों, जेम्स बॉन्ड लिखने वाले इयान फ्लेमिंग जो ऑथर थे, उनका एक कोट था, once is happenstance, twice is coincidence, thrice is enemy act। तो इतने सारे कोइंसिडेंस तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या हुआ था? क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? कोइंसिडेंसेस को कौन ही एक्सप्लेन कर सकता है? एक और एलिगेशन, कुछ स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो कि कैसे पॉसिबल है? नीट का जो एग्जाम होता है इसमें आपको 720 नंबर होते हैं, वो आपके मैक्सिमम होते हैं। आपको 180 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने कोई सही सवाल अटेम्प्ट किया तो आपको 4 नंबर मिलता है, आपने कोई गलत सवाल अटेम्प्ट किया तो आपका 1 नंबर कटता है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 नंबर तो आपके जो कट रहे थे वो तो जाते ही हैं और 1 नंबर और कट जाता है। तो 718 या 719 कोई ला ही कैसे सकता है? क्योंकि अगर किसी ने सारे सवाल भी सही अटेम्प्ट किए होंगे लेकिन अगर एक सवाल गलत अटेम्प्ट किया होगा तो उसके 5 नंबर कट जाएंगे और 715 मैक्सिमम ला पाएंगे वो। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए एनटीए ने ये कहा कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, क्योंकि अपेरेंटली एक सवाल ऐसा था जो पहले की एनसीईआरटी में जिसका कुछ और जवाब था, फिर एनसीईआरटी जब नई पब्लिश हुई तो उसमें कोई और जवाब था। 2 टाइम डिफरेंस की एनसीईआरटीज़ 2 अलग
किताबें जो कि सेम पब्लिशिंग अथॉरिटी की हैं, ऑन द सेम टॉपिक, ऑन द सेम सब्जेक्ट, ऑन द सेम क्वेरी, ऑन द सेम इन्फॉर्मेशन, उन्होंने एक ग्रेस मार्क्स दिए। अपेरेंटली 1563 यानी कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 6 स्टूडेंट्स को इसलिए भी ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ था कि पेपर देर में स्टार्ट हुआ था या वो टाइम के लिए कंपनसेट नहीं करते, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैकिंग को डिसरिगार्ड किया और उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनसे कहो कि वो री एग्जाम दे या तो अपने स्कोर को एक्सेप्ट करें विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस पूरे ग्रेस मार्क्स वाले फियास्को पे। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, चीटिंग के ऊपर। क्या चीटिंग हुई? ऑब्वियसली चीटिंग डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, चीटिंग सेंटर में नहीं हो सकती क्योंकि सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होते हैं। मैं अगर सेंटर में बैठा हूँ तो मैं किसी के कंप्यूटर में झाँक के नहीं देख सकता हूँ, मैं किताब लेके नहीं जा सकता हूँ कि मैं खोल के देखने लगूँ। और नीट का एक सेटअप भी ऐसा होता है कि अगर मैं किताब भी खोल के देखने लगूंगा तो मुझे घंटों लग जाएंगे आंसर ढूंढने। पर अपेरेंटली पेपर लीक की बात सामने आई और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पेपर लीक की बात सामने आ रही है। 2014 में भी पेपर लीक की बात सामने आई थी जिसके लिए पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था कुछ लोगों को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पेपर लीक्स की बातें सामने आ रही है। इस साल भी 13 लोगों को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया ऑन पेपर लीक एलिगेशन इन अजम्पशन कि उन्होंने पेपर शायद लीक कराए होंगे। पहले से ही भविष्यवाणियां हो रही थी कि ये फला फला इंसान है, ये फला फला इंसान है, ये पेपर लीक करा देंगे और आप लोग कुछ कर भी नहीं पाए। अब लास्टली मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलक पांडे, जेसाई दीपक के साथ गए, उन्होंने एक याचिका फाइल, 2 और पेटिशन फाइल हुई थी। सबसे पहला तो अलक पांडे जी, फिजिक्स वाला के फाउंडर, जेसाई दीपक थे उनके लॉयर, और वो पेटिशन इस बारे में थी एनटीए ने कैसे आर्बिट्ररी मार्क्स दे दिए, एनटीए ने किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए। किसी को नंबर्स के ऊपर ग्रेस मार्क्स दिए, किसी को टाइम कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए, किसी को ग्रेस मार्क्स इसीलिए दिए क्योंकि किताबें नई फिर से पब्लिश हो गई थी और उस दोनों में अलग अलग चीज़ें लिखी थी। एनटीए का जो तरीका था वो ग्रेस मार्क्स देने का, वो बहुत आर्बिट्ररी था। ये उनका पॉइंट था जो उन्होंने रेस किया था। दूसरी जो पेटिशन थी वो ये कह रही थी कि भाई वो डिमांड कर रही थी कि फ्रेश एग्जाम्स करवाओ यार, ये इस एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा धांधली हो गई और बहुत करप्शन हो गया। अब हम चाहते हैं कि ताकि ये पूरा केओस, ये पूरा फियास्को सॉल्व हो, इसलिए तुम लोग एक फिर से एग्जाम करवाओ जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक रादर कंफर्टेबल चीज़ हो, क्योंकि हम बात एजुकेशन सिस्टम की कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा था एनटीए से कि 718 719 नंबर आपने किस हिसाब से दे दिए, 718 719 कैसे हो सकते हैं? ये भी आर्बिट्ररी, आपको लगा कि आप ये कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तीसरा जो पेटिशन था वो था कि जो उनका नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो बहुत फॉल्टी था, यानी ग्रेस मार्क्स देने का तरीका बहुत फॉल्टी था। क्योंकि अपेरेंटली कुछ लोगों को तो ग्रेस मार्क्स इस बेसिस पे मिले थे कि उनको इंग्लिश की जगह हिंदी पेपर दे दिया गया था और हिंदी वालों को हिंदी की जगह इंग्लिश पेपर दे दिया गया था। ये कोई बात नहीं हुई। इस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स देना विल बी वेरी आर्बिट्ररी, विल बी वेरी इररेस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल बेसिस और आप एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट कराने पे, तो आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे टाइम कंपनसेशन के ऊपर, वो उन्होंने ये अज्यूम करके दिए थे कि जैसे किसी को पेपर 10 मिनट बाद मिला, जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे 10 मिनट तक किसी ने पेपर ही नहीं दिया, तो क्या मैं सुसाइड कर दूंगा? एवरेज कोटा टैक्टिक नहीं, एनटीए मेरे डिफेंस में आएगी और एनटीए हर मिनट के हिसाब से ये अज्यूम करेगी कि 1 मिनट में मैं एक सवाल सही कर लेता और मुझे जितने मिनट वेस्ट हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देगी 4 से और मुझे उतने नंबर दे देगी। तो यानी 10 मिनट 10 सवाल 40 नंबर, जो कि काफ़ी फ्लॉड लॉजिक है, काफ़ी अजीब सा लॉजिक है। क्योंकि अगर किसी जगह 1 घंटे डिले हुआ तो आप 240 नंबर तो सीधा ऐसे ही दे देंगे। ये तो आपके रिस्पॉन्सिबल रवैये को शो करता है। मुझे इस पूरी सिचुएशन में लायन किंग का वो सीन याद आता है जब पूरा एक कैटल का हर्ड अग्रेसिवली क्रॉस कर रहा था किसी वैली, उसकी वजह से सिम्बा की जान खतरे में थी। तो मुफासा आता है सिम्बा को बचाने पर, मुफासा का भाई मुफासा का ही मर्डर प्लान करता है और मुफासा को मरवा देता है। वैसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है। जो जेन्युइन है, जो सिम्बा है या मुफासा है, उनको कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, पर लोग कार बन रहे हैं या ये लोग उस हर्ड किसी एक जेन्युइन इंसान को आउटग्रो नहीं होने दे रहे हैं, या तो लोग एक हर्ड की तरह, एक ही झुंड की तरह, एक ही नैरेटिव के पीछे भागे जा रहे हैं। वही हो रहा है इस वक्त। जो असलियत में खतरे में उनकी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। उनकी रेपुटेशन गिराने के लिए फेक ओवर मार जैसी न्यूज आ जाती है, एक पूरा झुंड एक ही नैरेटिव की टुवर्ड्स भाग जाता है। जिसको जस्टिस चाहिए वो अपनी वॉइस अग्रेसिवली रेस नहीं कर पा रहा है। अगर कुछ लोग हैं जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वॉइस अग्रेसिवली रेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग उनकी टांग खींच रहे हैं, या लोग उस जेन्युइन इंसान की रेपुटेशन खराब कर दे रहे हैं अपने फॉल्सी प्रॉफिट्स की वजह से, और कुल मिला के कुछ सिचुएशन में ग्रोथ निकल के नहीं आ रही है। हालांकि विद ऑल दिस बीइंग सेड, एनटीए के डायरेक्टर
को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैक कर दिया। मिस्टर सुबोध कुमार जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे, उनको एनटीए ने सैक कर दी और एक नए डायरेक्टर से रिप्लेस कर दिया है। पर ऑल दिस व्हिच हैज हैपेंड इज रियली सैड। हम बात यहाँ एक सिस्टम की कर रहे हैं, हम बात यहाँ ट्रस्ट की कर रहे हैं, और ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाता है तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इंडिविजुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। और अगर आपको ये जानना है कि बीसीसीआई पैसे कैसे कमाती है, ये वर्ल्ड T20 से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखिए और वीडियोस देखिए इस चैनल के, और घर के अंदर रहिए क्योंकि बारिश होने वाली है। दैट्स इट, थैंक यू, इट्स बिन पार्थ, योर होस्ट, आई सी यू द नेक्स्ट टाइम।